अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहला जो वेरिएबल है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। वर्ड इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट यानी कि एट एनी टाइम, किसी भी पॉइंट पर या किसी भी टाइम पे जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी instant at any instant from its mean position from its mean position। अब देखो कि दोबारा से मैथ स्प्रिंग सिस्टम पे आता है। ये इसका x इज इक्वल्स टू 0 मीन पॉइंट है और ये इसका क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है जिसे हमने x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट या फिर a से रिप्रेजेंट किया था। तो अब ये तो दो पॉइंट है जिस पॉइंट को हम एक को मीन और एक को एक्सट्रीम कह देते थे। यहां पर अगर मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान में किसी पॉइंट पे बात करूं, ठीक है, ये आपके पास है एक्सट्रीम। तो लेट से मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक और पॉइंट है। तो अब इस पॉइंट पर अगर मैं कहूं कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम इसको कहेंगे कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। और इस पॉइंट पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है बॉडी यहां से अगर गुजर रही है, चाहे वो अप्लाइड फोर्स की वजह से एक्सट्रीम पे जा रही है या फिर एक्सट्रीम से कहां आ रही है, मीन पोजीशन पर, तो इस इंस्टेंट पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ये इसका मीन से और उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्स। जबकि ये डिस्टेंस अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो फिर उसे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, फिर उसे हम क्या कहेंगे, फिर वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड, जिसे हम एक्स नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दो बातें हो गई। एक ये कि अगर किसी बॉडी को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे ले आएंगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा उसे हम एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अदर देन एक्सट्रीम पोजीशन जो भी आपके पास डिस्टेंसेस होंगे उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको दो ग्राफ बना के दिखाए। एक ग्राफ के अंदर अगर देखा जाए तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स है। ऐसे सिस्टम को जिसके अंदर एम्पलीट्यूड फिक्स हो उसे हम अनडैम्प सिस्टम कहते हैं। अनडैम्प का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो, अनडैम्प सिस्टम। और इसे आइडियल सिस्टम भी कहा जाता है। तो इस अनडैम्प सिस्टम के अंदर हम कहते हैं डैम्पिंग जीरो। एंड व्हाट इज डैम्पिंग? तो डैम्पिंग के बारे में हम कहते हैं डैम्पिंग एक रेजिस्टेंस है, या जब हम कभी भी किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस या किसी भी किस्म की फ्रिक्शन, अगर उसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद है तो हम कहते हैं कि वहां पर डैम्पिंग है। और अगर ये नहीं है, जैसे कि आइडियल केस के अंदर होता है, तो मैं लिखता हूं कि ये आपके पास जो केस है ये क्या है, आइडियल है। और आइडियल केस के अंदर जो डैम्पिंग होती है वो जीरो होती है, डैम्पिंग जीरो। और क्योंकि डैम्पिंग जीरो है तो यहां पर जो इसका एम्पलीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। जबकि जो दूसरा ग्राफ आपको नजर आ रहा है इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज कर रही है। और वो इसलिए डिक्रीज कर रही है क्योंकि इस सिस्टम को हम कहते हैं डैम्पिंग सिस्टम। तो डैम्पिंग सिस्टम का मतलब यही है कि इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगी, इसके अंदर फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगी। तो आप देखें कि अगर रियल लाइफ की बात करें, रियल लाइफ में मैं कोई सिंपल पेंडुलम एक दीवार से हैंग कर देता हूं और उस सिंपल पेंडुलम को जब मैं छोड़ दूं एक पॉइंट पे ले जाकर, तो आप जानते हैं कि एक वक्त के बाद वो जीरो एम्पलीट्यूड पर आ जाएगा, यानी कि रेस्ट स्टेट पर आ जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर डैम्पिंग मौजूद है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है जो उसे क्या करेगी, अपोज करेगी उसके मोशन को। तो यहां पर हम कहते हैं कि क्योंकि यहां पर डैम्पिंग मौजूद है तो यहां पर आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसको मैं लिखता हूं, एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। तो ये हमारे पास सिचुएशन है जो हम कहते हैं रियल, आपके पास जो लाइफ सिचुएशन है वो ये है।
ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड का मतलब यही हो गया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये जो आपको नजर आ रहा है मीन पोजीशन से डिस्टेंस, इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। और दोनों साइड पर, सिर्फ ये नहीं कि अपवर्ड डाउनवर्ड जो आपके पास वेव है वो भी क्या है, एम्पलीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर ये मैक्सिमम नहीं होगा तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर आता है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, वो टाइम जिसके अंदर आपके एक साइकिल या एक वाइब्रेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो मैं अगर यहां पर टाइम पीरियड के बारे में लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अच्छा, या फिर इसको हम इस तरह से भी एक और डेफिनेशन इसकी करते हैं कि वो लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच, आफ्टर विच पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन रिपीट्स, रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है। तो वो टाइम जिसके अंदर आपकी जो पीरियोडिक मोशन है वो अपने आप को रिपीट करती है, उसे भी हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और इसको हम मैथमेटिकली लिखते इस तरह से हैं कि टी इज इक्वल्स टू टोटल टाइम, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो इसे मैं लिख सकता हूं टी अपॉन एन। और आप जानते हैं कि इसी को अगर हम इस तरह से इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखें तो हम क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल्स टू 1/f, क्योंकि टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। अब मैं यहाँ पर कुछ सिचुएशन है, जिन सिचुएशन में मैं आपको बताता हूँ कि टाइम पीरियड हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये दो वेव नजर आ रही है, और इस वेव के अंदर एक मैंने सॉलिड लाइन से बनाई हुई और एक है डॉटेड लाइन से, ठीक है ना। तो हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि एक कंप्लीट वेव को बनने में कितना टाइम लगा है। तो एक कंप्लीट वेव को बनने में जो टाइम लगता है, ये पॉइंट हो गए दो, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि ये वेव क्या है, कंप्लीट है। क्योंकि अगर आप देखें तो 0 से स्टार्ट हो रही है और 360 डिग्री पे खत्म हो रही है। तो अब ये जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस वेव का फॉर्मेशन है ना, इसमें जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है। तो लेट से अगर मैं यहां पर कोई कैलकुलेशन करने के लिए निकालूं कि फॉर एग्जांपल इसमें मुझे टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो, यहां पर आपके पास टाइम गिवन है जो कि सेकंड में, ठीक है, ये टाइम है सेकंड में। तो मैं यहां पर वैल्यूज लिख देता हूं। लेट से स्टार्ट हुआ 0 से, फिर 0.5, फिर 1, फिर 1.5, और बी पर पहुंचने के बाद ये हो गया 2। ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी वेव का टाइम पीरियड क्या है, तो आपको नजर आ रहा है एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, 2 सेकंड। तो यहां पर इसका जो टाइम पीरियड हो गया वो क्या हो गया, 2 सेकंड। और मैं आपसे पूछूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो क्योंकि वो रेसिप्रोकल होती है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी, 0.5 हर्ट्ज। ठीक है ना। तो ये तो आसान बात है कि आपको अगर बहुत सारी वेव भी दी हुई है तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने किसी एक वेव का टाइम नोट करना है कि उसमें कितना टाइम लगेगा, और वही आपके पास क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। इसी तरह लिखा है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अच्छा, अब इसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हम टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। लेट से अब मेरे पास जो टाइम है ना, वो सेकंड में नहीं बल्कि मिली सेकंड में गिवन है। ठीक है। और आपसे कहा जाता है कि बताएं कि टाइम पीरियड क्या होगा अगर आपको वैल्यूज इस तरह से दी हुई है कि लेट से मेरे पास ये वैल्यू है 5, फिर ये है 10, फिर ये है 15, और ये फिर है 20। ठीक है। तो अब अगर आप देखें कि मुझे अगर यहां से टाइम पीरियड निकालने के लिए आए कि यहां पर टाइम पीरियड मैंने फाइंड आउट करना है, तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए यहां पर मैं इस तरह से लिखता हूं कि क्योंकि एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है,
तो वाइब्रेशन यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे खत्म हुई। ये पॉइंट मैं कह देता हूं ए और ये पॉइंट कह देता हूं बी, ठीक है ना। एक वेव कंप्लीट हो गई और इस वेव को कंप्लीट होने में टोटल कितना टाइम लगा, तो वो है 20। तो यहां पर हम लिख देंगे टाइम पीरियड कितना है, 20 मिली सेकेंड, ठीक है ना। मिली इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर इन्होंने टाइम जो दिया हुआ वो किस में दिया हुआ है, मिली सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड में नहीं दिया हुआ। तो आपने इस चीज को भी नोट करना होता है कि जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वैल्यूज दी हुई है आपने उन्हीं यूनिट्स को यूज करना है। अब अगर मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो 1/20 मिली की वैल्यू होती है एक्सपोनेंट -3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एक्सपोनेंट -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +3। तो क्या मैं इस बात को इस तरह लिख सकता हूं, 1000/20, ठीक है ना। एक्सपोनेंट -3 ऊपर जाके क्या हो गया, 1000, और इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास कितना बच जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 50 हर्ट्ज। इसका मतलब इस वेव के अंदर जो टाइम पीरियड था वो था 20 मिली सेकेंड, और इस वेव के लिए जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज, क्योंकि ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी वेव का, तो हमने ये देखना होता है कि एक वाइब्रेशन कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, वही इसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। अच्छा, अब आती है फ्रीक्वेंसी की बात। फ्रीक्वेंसी कहलाती है कि मैंने अभी जैसे ऊपर आपको बताया टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी के, तो यहां पर हम फ्रीक्वेंसी को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। इसके लिए हम यूज करते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, या फिर इस बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। क्योंकि ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड के फार्मूले में शो किया था, तो अब हम यहाँ फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में टाइम पीरियड शो करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बनेगा, ऊपर हमने लिखा ना, देखें क्या लिखा, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। अब इसको आप उल्टा कर लें, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और इसे इस तरह लिख सकते हैं n/t, ठीक है। तो यहां से आपको नजर आ रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो रेसिप्रोकल है किसके, टाइम पीरियड के। तो टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। और इसको मेजर किस में करते हैं, तो देखें इसके लिए यूनिट क्या क्या है। एक यूनिट है इसकी हर्ट्ज, एक यूनिट इसकी है पर सेकंड, एक यूनिट इसकी है सीपीएस। सीपीएस स्टैंड फॉर होता है काउंट पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड, ठीक है, इसे हम कहते हैं सीपीएस। तो ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी के, हम फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करके बताया कि हम फ्रीक्वेंसी को किस तरह से कैलकुलेट करें। अच्छा, अब यहाँ पे एक नोट है जो कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं और वो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, कि जब हम प्रोडक्ट लेते हैं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का, अक्सर पेपर के अंदर एमसीक्यूज भी आ जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट है ना वो बराबर होता है 1 के, इज इक्वल टू 1। अच्छा, वो कैसे आता है, तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। अगर मैं यहां पर लिखूं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, तो इसका प्रोडक्ट कैसे 1 आता है, देखो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 1/t के। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर फ्रीक्वेंसी के बाद दूसरी बात आ जाती है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखें जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होते हैं तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में आपको पता है कि हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओमेगा से। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो इसको हम इस तरह से शो करते हैं कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन
oscillations per unit time is called एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसको लिखते कैसे हैं? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही चीज होती है। कैसे लिखते हैं? तो जैसे आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा होगा, इसका फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली क्या है? 2 पाई, जिसे हम 2 पाई रेडियन कहते हैं। और इसमें जो टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, उसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अपॉन टी। अब आप देखो कि 1 अपॉन टी किसके बराबर था? फ्रीक्वेंसी के। तो क्या मैं इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इस तरह लिख सकता हूँ? 2 पाई एफ। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला था वो था एन अपॉन टी। तो क्या मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इस तरह लिख सकता हूं? तो ये 3 फार्मूले मैंने आपको बता दिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। क्या क्या? एक है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, एक है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एक है इन टर्म्स ऑफ एन अपॉन टी। एन नंबर ऑफ वाइब्रेशन है और टी क्या है? उसका टाइम है। तो यहां पर अगर आप देखें कि जो हमारे पास इसकी एसआई यूनिट है वो क्या बनेगी? एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट बनेगी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना? तो क्योंकि 2 पाई जो है वो आपके पास रेडियन है, एंगल है, और टाइम क्या है? सेकंड के अंदर होता है। तो रेडियन पर सेकंड जो है वो आपके पास यूनिट बन जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की या एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का भी यही फार्मूला था ना रोटेशनल मोशन में, अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या पढ़ा था? एंगुलर वेलोसिटी जो थी वो इसी तरह से थी, ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। याद है? और डेल्टा थीटा किसके बराबर होता था? 2 पाई के, क्योंकि एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना आपके पास एंगल कवर होता था? वो एंगल 2 पाई था। और टाइम अगर एक पूरे वाइब्रेशन की बात करें तो वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहां पर हमारे पास फार्मूला यही बना था ना। और इसी फार्मूले को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाता है 2 पाई एफ। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहां पर रिप्रेजेंट की है। तो हमारे पास, क्योंकि अब हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन और वाइब्रेटरी मोशन को पढ़ेंगे और दोनों को रिलेट करेंगे, तो इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का आपको पता होना जरूरी है, जिससे हम क्या करेंगे, इसको आगे जाके रिलेट कर सकते हैं। ठीक है? Yes. फिर वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन। देखें, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, मैंने आपको कहा था ऑसिलेशन या वाइब्रेशन एक ही बात होती है। क्या कहलाती है वाइब्रेशन या ऑसिलेशन? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप, मतलब बॉडी का एक पॉइंट पर जाना और उस पॉइंट से वापस आना। उस पॉइंट से जाना और उस पॉइंट पर वापस आना। ठीक है ना? Yes. वाइब्रेटिंग बॉडी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि लेट से, जो कि हमने ऊपर भी एग्जांपल दी थी, कि मेरे पास एक पेंडुलम है। ठीक है? और वो पेंडुलम क्या करता है? मूव करता है। अब फॉर एग्जांपल मेरा इनिशियल पॉइंट ये है ए, यहां से मैं बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये बॉडी मूव कर कर जाएगी मीन पोजीशन पे रुकेगी नहीं। मैंने कल बताया था क्यों नहीं रुकेगी, इनर्शिया की वजह से। फिर ये दूसरे एक्सट्रीम से वापस आएगी, मीन पोजीशन पे रुकेगी नहीं, और वापस कहाँ आएगी? ए पॉइंट पर। ये जो इसका कंप्लीट राउंड ट्रिप है ना, इसे हम क्या कहते हैं? वन वाइब्रेशन या फिर वन ऑसिलेशन। ठीक है? ये दोनों वर्ड इसके लिए क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। तो इसको अगर हम वेव की शेप में अगर बनाए तो वो किस तरह से बनाएंगे? अब देखिए, इसके अंदर अगर ये कंप्लीट राउंड ट्रिप कर रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल एंगल कितना कवर होगा? उसे हम क्या लिखेंगे? 360 डिग्री। और ये अगर रेडियन में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? 2 पाई रेडियन। तो अगर इसी चीज को मैं, ये वाइब्रेशन को वेव में बनाने की कोशिश करूं कि वेव में ये कैसे बनेगी, तो देखिए वेव में हम इस तरह से बनाते हैं। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए जो टाइम है वो कितना था? वो टाइम है टी। ठीक है ना? ये कंप्लीट क्या है? टाइम पीरियड। अच्छा, इस टाइम पीरियड में अगर वेव ने अपना पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट किया तो कितना एंगल कवर कर लिया? 360। और इसी तरह से अगर इस वेव को मैं कहूं कि रेडियन में कितना कवर किया, तो उसे हम लिखेंगे 2 पाई। बात समझ आई? तो टाइम पीरियड, उसी पॉइंट के ऊपर अगर हम एंगल की बात करें डिग्री में तो 360, और उसी पॉइंट पर अगर मैं रेडियन में बात करूं तो कितना है? 2 पाई रेडियन। ये आपके पास एंगल है। अच्छा, अब इसका आधा अगर करें कि आधी वाइब्रेशन में कितना रेडियन होगा, तो उसे हम लिखेंगे पाई। उसके आधे में कितना होगा? पाई/2। और दरमियान में क्या होगा? 3 पाई/2। इसी तरह एंगल को भी तो मैं डिवाइड कर सकता हूं कि 360 का आधा कितना होगा? 180 डिग्री।
उसका आधा कितना होगा 90 डिग्री, और दरमियान में क्या होगा 270। ये आपके पास है 180, ये है 90, और यहां पर क्या है 270। ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम किसी भी एक वाइब्रेशन या ऑसिलेशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उसको फिर हम क्या करते हैं, ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को हम एक साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो कल हम बात कर रहे थे कि ये जो आपके पास सिंगल हार्मोनिक फंक्शन है, ये एक्चुअली क्या है, तो यहां पर ये जो साइन थीटा है ये इस पूरी वाइब्रेशन को इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और इसी वजह से इसे हम सिंगल हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये एक फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करने के बाद बनाया जाता है। और ये जो वेव आपके पास बनी हुई है ये इस साइन थीटा को क्या करती है, ओबे करती है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ओमेगा अगर बराबर है थीटा अपॉन टी के, तो थीटा किसके बराबर होगा, ओमेगा टी के। और ओमेगा क्या है, ऊपर मैंने आपको बताया ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा की जगह अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी पुट कर दूं तो क्या साइन थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड टी। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं जो कि किसी भी ऑसिलेशन की या वाइब्रेशन की हो किसी बॉडी के अंदर। जैसे अभी सिंपल पेंडुलम के केस में कर रहे हैं, अगर यही केस हम मैस स्प्रिंग सिस्टम में करें तो वहां पर भी तो वाइब्रेशन होगी ना। तो उस वाइब्रेशन को अगर हम ग्राफिकली शो करेंगे तो किस एंगल से करेंगे, तो वो एंगल आपके पास क्या होगा, साइन थीटा। और आगे जाकर अभी हम कॉस थीटा को भी डिस्कस करेंगे कि वो कॉस थीटा किस तरह से फॉर्मेशन करेगा और ग्राफ उसका क्या होगा, उसकी शेप डिफरेंट होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक मेरे पास जो है वो एक टेबल है, जिस टेबल में हम वाइब्रेशन को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उसके रेशियो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक वेव में कंप्लीट जो टाइम है वो टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है ना। तो अगर मैं आधे टाइम की बात करूं तो वो आधा टाइम एक्चुअली क्या कहलाता है, वो आधा टाइम आपके पास T/2 होगा। तो लेट से मेरे पास ये एक वेव है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ये आपके पास हो गया। ठीक है। तो मैंने कहा वेव स्टार्ट हुई, टाइम जीरो था, ये टाइम है टी। ठीक है। तो वेव स्टार्ट हुई, टाइम जीरो था। जब वेव कंप्लीट हुई तो टाइम क्या हो गया, कैपिटल टी। इसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। आधी वेव के लिए टाइम क्या होगा, T/2। उसकी आधी वेव के लिए क्या होगा, T/4। और इनके दरमियान में क्या होगा, 3T/4। ठीक है ना। अब कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट कर रही है, जैसे अभी हम सिंपल पेंडुलम की ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो इस सिंपल पेंडुलम में अगर मैं कहता हूं कि बॉडी का जो मोशन है वो स्टार्ट हुआ जीरो से, ठीक है ना, मीन पोजीशन x = 0, तो बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगी, इस पोजीशन को मैं ए कह देता हूं, फिर वापस जाएगी, फिर मीन पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगी, फिर दूसरे एक्सट्रीम से दोबारा मीन पर आएगी। ठीक है। अब इस पूरी एक वाइब्रेशन में अगर मैं इसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर दूं, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं। ठीक है ना। पहला जो आपके पास है वो है T/4, यानी कि इस टाइम में वो कहां पर होगी, T/2 में वो कहां पर होगी, 3T/4 में वो कहां होगी, और T टाइम में वो कहां होगी। ये अगर हमने यहां पर शो करना है तो देखिए यहां पर टेबल में मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करता हूं। जब आपके पास टाइम है जीरो, तो जाहिर सी बात है वाइब्रेशन भी क्या है, जीरो, डिस्टेंस भी क्या है, जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, जीरो, और रेशो भी क्या है, जीरो। ठीक है। इसका मतलब बॉडी ने मोशन स्टार्ट ही नहीं किया। लेकिन जब T/4 पे आ गए तो T/4 का मतलब यह है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, उसने क्वार्टर डिस्टेंस अपना क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है ना। और आपको वेव में भी यहां पर नजर आ रहा है कि वो वेव में कहां पहुंच चुकी है, T/4 पर, और ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है। अब इसने कितना डिस्प्लेसमेंट यहां कवर किया, कितनी वाइब्रेशन हो गई, तो ये देखें क्वार्टर वाइब्रेशन इसने कंप्लीट कर ली। तो इसे मैं लिखता हूं 1.1/4 वाइब्रेशन। तो 1/4 वाइब्रेशन में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो देखिए यहां पर जो इसका डिस्टेंस है वो x0 है। इसे हम क्या कहते थे, एम्पलीट्यूड। याद है ना, मैंने आपसे कहा था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। ऊपर अभी हम ये बात पढ़कर आए। तो अगर मीन पोजीशन से एक डिस्टेंस यहां देखा जाए तो वो डिस्टेंस किसके बराबर है, x0 के। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वो भी सेम है, x0।
ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूं तो क्या आंसर आ जाएगा? 1। ठीक है ना, दोनों को अगर आप एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1:1। फिर जब ये वापस आएगा तो वापस आने का मतलब ये है कि अब ये कहां पर आ गया? मीन पोजीशन पर। तो मीन पोजीशन का मतलब यहां पर आपके पास जो टाइम पीरियड है वो अब क्या हो गया? T/2। इसका मतलब हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया। तो हाफ साइकिल में अगर मैं लिखूं कितनी वाइब्रेशन है तो मैं लिखूंगा 1/2। यहां पर लिख देते हैं, ये है 1/2। 1/2 वाइब्रेशन। अच्छा, 1/2 वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा? तो उसे हम कहेंगे 2x0। अब मुझे बताएंगे डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगा? जी, अगर डिस्टेंस 2x0 है, क्यों? क्योंकि ये जब गया तो x0 डिस्टेंस कवर किया, वापस आया x0 डिस्टेंस कवर किया, टोटल कितना हो गया? 2x0। डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ना? बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। अब मुझे बताएं इसका रेशियो क्या निकलेगा? टू मतलब एक्स एक नॉट वो डिस्टेंस के बराबर होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो 2x0 डिवाइडेड बाई 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक हो गया ना, रेशियो इसका क्या निकला? इन्फिनिटी, क्योंकि किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करें तो वो किसके बराबर हो जाती है? इन्फिनिटी। तीसरी बात, जब ये अपना कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 3/4 डिस्टेंस। अब 3/4 डिस्टेंस का मतलब ये है कि अब ये वाला डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो अब ये वाला अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब वो एक और x0 क्या कर रहा है? कवर। तो अब जरा यहां पर हम देखें कि कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली? 3/4। डिस्टेंस मुझे बताएंगे कितना हो गया? टू टू पाई डिवाइड बाई थ्री। नहीं 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 नहीं, डिस्टेंस डिस्टेंस तो वो होता है ना जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं। तो हम क्या, जिस पाथ के अलोंग हम मूव कर रहे हैं वही तो डिस्टेंस है। तो हम जब 0 से ए पर गए x0, वापस आए x0, दूसरे एक्सट्रीम पर गए x0, तो टोटल डिस्टेंस ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? 3x0 हो जाएगा ना? यस, जैसे अल्टरनेटिंग करंट में किया था मैंने। हाँ जी बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आती है डिस्प्लेसमेंट की बात। देखिए, अब जब हम डिस्प्लेसमेंट इसका निकालेंगे तो वो क्या होगा? तो देखो, पहले मैंने आपको बताया जब वो मीन पोजीशन पर आया था, तो मीन पोजीशन पर आने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया था। और वो क्यों हुआ था? उसकी वजह ये थी कि जब वो गया तो उसने डिस्टेंस कवर किया +x0। जब वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? -x0। तो हमने कहा दोनों का आंसर क्या हो गया? 0। इसी वजह से मैंने यहां पर डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा था? 0। अब सोचें कि उसने पहले x0 कवर किया, वापस आया -x0। अब उसी डायरेक्शन में अगर आगे जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? -x0। अब मुझे बताएं कि प्लस का x0 माइनस का x0 तो कैंसिल हो गया था ना, तो फिर हमारे पास बचा कौन है? माइनस का x0। इसका मतलब इस पॉइंट पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? माइनस का x0। ये बात समझ आई? ऑपोजिट डायरेक्शन। जी, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है ना। डिस्टेंस तो स्केलर है, जहां मर्जी हो बढ़ता ही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब मुझे बताएं, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3x0 डिवाइडेड बाय -x0। तो आप माइनस। सोचें कि अगर, हाँ बिल्कुल, तो यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा 3:-1। ठीक है, ये इसका रेशियो आ गया। फिर इसी तरह जब कंप्लीट वाइब्रेशन आपके पास हो जाएगी तो इसका मतलब एक वाइब्रेशन आपके पास क्या हो गई? कंप्लीट। एक वाइब्रेशन के लिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 4x0। क्योंकि देखे ना, अब यहां से x0 उसने डिस्टेंस क्या करना है? वापस कवर करना है। तो जब वाइब्रेशन पूरी कंप्लीट हो गई तो टोटल उसने कितने x0 कवर कर लिए? तो वो x0 अगर आप देखें, 1, 2। अच्छा, अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने निकालना है तो मुझे बताएं डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? सर, हाँ जी बताएं। 3x0। नहीं नहीं, 0 होगा ना। देखिए ना, जहां से आप चले थे अगर वहीं पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। और कैसे 0 हो गया? ये देखो मैंने प्रूफ कर दिया। जब ये ए की तरफ गया तो पॉजिटिव x0 कवर किया, जब वापस आया -x0, 0 हो गया। फिर जब आगे गया बी पॉइंट पर -x0, जब वापस आएगा तो फिर +x0।
तो मुझे बताएं जब इन सबको एड अप करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, और अब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक हो गया ना? यस सर। हाँ, तो ये हम इस तरह से हम ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, इन सबसे रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े कंफ्यूजिंग किस्म के आ जाते हैं, लेकिन ऐसे जितने कोई मुश्किल नहीं होते। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।